हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम अपने इस लेसन में जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जहां पर हमने डिस्कस कर रहे थे हम संरचनावाद को, स्ट्रक्चरलिज्म को। ये पार्ट 2 है संरचनावाद का, आपको ध्यान में रखना है। और पार्ट 1 में हमने संरचनावाद से संबंधित जितने अनुयायी हुए हैं, प्रवर्तक हुए हैं, क्या उनकी विचारधारा रही है मनोविज्ञान के अध्ययन को लेकर, उसको बहुत ही बारीकी से, डीपली से डिस्कस किया है। अगर आपने उस लेसन को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो आज हम अपने इस लेसन में संरचनावाद के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि संरचनावाद के द्वारा जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स रही है, उन सभी को। देन हम बात करेंगे उनकी कमियां, यानी कि कहाँ कहाँ ऐसी कमियां रही जो कि उनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए वो सिद्ध नहीं हो पाए। और सबसे बाद में हम बात करेंगे कि संरचना का शिक्षा में क्या योगदान है, यानी कि आज के समय में, आधुनिक समय में जो एजुकेशन है उसमें संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म ने किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण उपलब्धियों की, यानी कि इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की, तो उसमें बात आती है कि संरचनावाद से वैज्ञानिक पद्धति को बल मिला है, यानी कि साइंटिफिक मेथड जो होते हैं उनको बल मिला है संरचनावाद के द्वारा। क्योंकि व्यवस्थित ढंग से मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए विलियम वुड के द्वारा 1879 ईस्वी में, जिनको कि संरचनावादी कहा जाता है, इनके द्वारा प्रथम मनोविज्ञान जो प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना की गई थी लिप्जिग विश्वविद्यालय में, जिसे कि आज कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो आप ये कह सकते हो इसके बारे में कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विकास को बल मिला है, जो कि संरचनावाद के द्वारा उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपना अध्ययन का एक रास्ता बनाया। सेकेंड है आपका, संरचनावाद के अंतर्गत 3 मानसिक तत्वों का अध्ययन हुआ। और ये 3 मानसिक तत्व कौन से थे? संवेदना, प्रतिमा और भावना। इन तीनों का ही अध्ययन हुआ है संरचनावाद के अंतर्गत। ये मानसिक तत्व है और इनका काफी बारीकी से अध्ययन किया गया। संरचनावाद ने मन या चेतन का विश्लेषण किया और व्यवहार का स्वरूप निर्धारण करके उस पर अध्ययन कार्य शुरू किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये भी इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर आता है व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अंतर्दर्शन विधि, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है वो उपलब्ध करवाया। और यहाँ पर बात आ रही है अंतर्दर्शन विधि की, तो इसका अर्थ क्या होता है? स्वयं के अंदर झांकना, यानी कि अंदर देखना, स्वयं के अंदर का निरीक्षण करना। जो भी हम सुख या दुख वाले अनुभव करते हैं, भावों को प्रकट करते हैं, वो उसके पीछे क्या कारण है, कैसे होते हैं, उनको समझना, यही है अंतर्दर्शन विधि। और ये दी गई है संरचनावाद जी के द्वारा। तो आगे जो हमारे मनोविज्ञान की विधियां होंगी उसमें हम इनको बहुत डीपली से डिस्कस करेंगे। तो ये तो रही थी इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जिन्होंने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, मानसिक तत्वों का अध्ययन किया, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए ये जो मानसिक तत्व है, संवेदना, प्रतिमा और भावना, इसका बारीकी से अध्ययन करने पर बल दिया गया। और साथ ही साथ व्यवहार को समझने के लिए, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए अंतर्दर्शन विधि इन्होंने उपलब्ध कराई। अब बात करते हैं कि इतनी अचीवमेंट के बाद भी इनके द्वारा जो विचार दिए गए थे, जो कि इन्होंने कहा था मनोविज्ञान में चेतना का अध्ययन किया जाता है, चेतना के अध्ययन का विज्ञान है, तो इनकी क्या कमियां थी जो इनके द्वारा जो निकाले गए जो निष्कर्ष थे वो सिद्ध नहीं हो पाए। सबसे पहली कमी थी कि प्रक्रिया के स्थान पर संरचना पर अधिक ध्यान इन्होंने दिया था। तो प्रक्रिया के स्थान पर संरचना का ध्यान का मतलब ये है कि इन्होंने सिर्फ चेतन जो मन है, चेतन का ही अध्ययन पर बल दिया, लेकिन मन के तो और भी पक्ष होते हैं, जैसे कि अचेतन, अचेतन। तो इन्होंने सिर्फ बल किस पे दिया था? चेतन पे इन्होंने फोकस किया था। और जैसे कि हमारे मनोवैज्ञानिक हैं
मनोविश्लेषणवाद जिनको कहा जाता है उसके जनक फ्रॉइड, उन्होंने कहा था और भी मन के पक्ष है चेतन के अलावा, अचेतन और अर्धचेतन। इस पर तो इन्होंने कोई फोकस ही नहीं किया और उन्होंने कहा है कि जो भी एक व्यक्ति की जो अनुभूतियां होती है, अनुभव होते हैं, जरूरी नहीं कि वो चेतन मन से ही जुड़े हो, वो अर्थ चेतन मन से भी जुड़े हो सकते हैं और अचेतन मन से भी जुड़े हो सकते हैं। इस प्रकार से ये इनकी एक कमी थी। और दूसरी कमी थी जो इनके द्वारा दी गई अंतर्दर्शन विधि थी, उसमें वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता की भी कमी थी। इसका अर्थ यही है कि इस विधि के द्वारा जिस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, क्या वो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, या किसी भी जिस वस्तु का मापन कर रहे हैं क्या वो मापनीय योग्य है या उसका मापन हो रहा है, इस बात में जो कमियां थी, इन्हीं सबको देखते हुए इनके द्वारा जो भी निष्कर्ष निकाला गया, उनकी जो प्रामाणिकता थी वो पूरी तरह से इन्होंने वैध मानी और जितने भी अन्य जो प्रवर्तक थे उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। तो ये इसकी कमियां थी। तो उपलब्धि, अचीवमेंट्स और उनकी जो कमियां थी उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि संरचनावाद का शिक्षा में क्या योगदान है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात आती है कि संरचनावाद का शिक्षा में या शिक्षा मनोविज्ञान में जो भी इफेक्ट रहा है या जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है वो एकदम डायरेक्ट नहीं रहा बल्कि इनडायरेक्ट रहा है। सबसे पहली बात आपको पता ही है कि विलियम वुड ने जो हमारे मनोविज्ञान है उसे दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में उजागर किया, उसको एक प्रयोगात्मक रूप दिया, यानी कि प्रयोगशाला में मनोविज्ञान का अध्ययन दिया, तो उसका स्वरूप भी क्या हो गया, प्रयोगात्मक। तो इसका अर्थ क्या होता है कि मनोविज्ञान की जितनी भी अन्य शाखाएं हैं, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान हो, पशु मनोविज्ञान हो, व्यवहार मनोविज्ञान हो, वो सभी क्या हो जाती है, प्रयोगात्मक। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो यही रहा कि शिक्षा का जो स्वरूप था वो पूरी तरह से क्या हो गया, प्रयोगात्मक हो गया। तो इसका जो इफेक्ट है, इसका जो बेनिफिट रहा, लाभ रहा, वो ये रहा कि शिक्षा से संबंधित जो नई पद्धतियां थी उसके प्रति जितने भी हमारे शिक्षक थे उनमें एक चेतना जागृत हुई कि हमें शिक्षा से संबंधित नई पद्धतियों का भी प्रयोग करना चाहिए, यानी कि न्यू वे ऑफ टीचिंग। नई पद्धतियां, तो जितनी भी जो परंपरागत या पुरानी शिक्षण मेथड थे, जो पद्धतियां थी, उनको किनारे किया गया और इस प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया गया, क्योंकि संरचनावाद ने क्या किया था, मनोविज्ञान को पूरी तरह से वैज्ञानिक बना दिया था, प्रयोगात्मक बना दिया था। तो शिक्षा भी क्या हो गई थी, पूरी तरह से उसका स्वरूप प्रयोगात्मक हो गया, जिससे कि शिक्षार्थियों, जितने शिक्षक थे, उनके मन में ये चेतना जागृत हुई कि नई जो शिक्षण पद्धतियां हैं उसका प्रयोग किया जाए। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों को समझते हुए शिक्षकों के द्वारा नए नए जो टीचिंग मेथड्स थे, जो नई शिक्षा पद्धतियां थी, उनका प्रयोग किया गया। सेकेंड है आपका अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग शिक्षार्थी के अध्ययन के लिए पूरी तरह से प्रारंभ हो गया, क्योंकि पहले क्या है, बालक का क्या चिंतन है, वो क्या सोच रहा है, उसका ध्यान कहाँ है, उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे ही संरचनावाद ने जो अंतर्निरीक्षण विधि उनकी देन है, इसमें जो उनका श्रेय जाता है संरचनावादियों का जाता है, इन्होंने जब ये विधि को उपलब्ध कराया, सबके सामने उसको लेके आए, तो इसका जो प्रयोग है वो शिक्षार्थियों के अध्ययन, किस चीज का अध्ययन, उनकी मानसिक क्षमताओं का या मानसिक तत्वों का या मानसिक दशाओं का समझ सकते हैं, मानसिक दिशाओं, जिसमें शामिल था उनकी स्मृति, उनका ध्यान, और वो किस प्रकार से देख रहे हैं, उनकी स्मृति, उनका ध्यान, उनकी संवेदना, इन सभी पर ही क्या होने लग गया, इनका अध्ययन होने लग गया। तो इसका अध्ययन भी प्रारंभ हो गया। और थर्ड है आपका शिक्षा में उन पाठ्यक्रमों को अधिक महत्व मिला जिससे कि मानसिक क्रियाओं, यानी कि आपके जो मेंटल एक्टिविटीज है, उसका प्रॉपर ढंग से डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पर
पाठ्यक्रम में शामिल होंगे उनकी जो मानसिक दिशाओं से संबंधित जो भी विषय थे, या आप ये भी कह सकते हो कि हम मानसिक दिशाओं को कब शार्प करना चाहते हैं, उसको विकसित करना चाहते हैं, तो जो शिक्षक है वो अपने शिक्षार्थियों के लिए कक्षा कक्ष में इस प्रकार से न्यू मेथड्स का यूज कर सकता है, लर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है, अलग अलग तरह के मैथ्स के क्वेश्चंस दे सकता है, या उनका कोई भी कॉन्वर्सेशन करवा सकता है, डिबेट करवा सकता है, या को करिकुलर एक्टिविटीज में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए आप पूरी तरह से उनको प्रोत्साहित कर सकते हो। तो ये सभी जो चीजें हैं, मनोविज्ञान से संरचनावाद से शिक्षा में यही महत्वपूर्ण योगदान आया कि शिक्षा में उन सभी पाठ्यक्रमों को अधिक महत्व मिला, उसको बल दिया जाने लगा, जिससे कि बालक की जो मानसिक क्रियाएं हैं वो प्रॉपर रूप से डेवलप हो सके, और जो उसके प्रयोगात्मक यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी उसकी जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी उस पर भी ध्यान दिया गया, यानी कि उसको भी प्रॉपर करना, उस पर भी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सभी चीजें हैं जो कि आज हमने डिस्कस किया है कि संरचनावाद की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही वो क्या थी, उनके अंदर कौन सी कमियां रही जिसको कि एक्सेप्ट नहीं किया गया, और संरचनावाद का शिक्षा में कौन सा योगदान रहा उसको भी आज हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। Keep learning, keep supporting. Thank you so much.